अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल पावर का इम्पोर्टेंस देखना चाहें इन आवर डे टू डे लाइफ, देन दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। ओके, आज की डेट में विदाउट एन इलेक्ट्रिकल पावर वी कांट एक्सपेक्ट टू लाइव रिलायबली। रिलायबली मतलब भरोसा रूप से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम लोग जो है इजीली कंफर्टेबली ओके हम लोग इस दुनिया में अब रह सकते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप 25 साल 30 साल पहले जाएंगे तब इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा नीड ही नहीं था। आई थिंक आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मैक्सिमम वहाँ पे यूज होता था बस बल्ब लाइट करने के लिए, फैन हवा चलाने के लिए। नहीं, अगर अपने दादा परदादा से पूछेंगे अगर होंगे तो ओके, इन दैट केस जो आप अगर उनसे बात करेंगे देन अभी की एरा से जो है 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज नहीं था। बट nowadays electricity have the very important life, very important, sorry, very important place in our life. Okay, all of you know? नहीं, नाउ जिस तरह से हमारे लाइफ में जो है फूड, खाना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया है, आज की डेट में सेकंड प्रायोरिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी जो है यू कांट मूव इधर एंड इधर। विदाउट मोबाइल यू कांट मूव इधर एंड इधर। ओके, मोबाइल इज योर सेकंड प्रायोरिटी। हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? मोबाइल को देखते हैं। नहीं, सबसे पहले मोबाइल को देखते हैं। मोबाइल के साथ जो है हम लोग काम करते हैं। चार्जर लेना भूल गए तो प्रॉब्लम, मोबाइल लेना भूल गए तो प्रॉब्लम। ओके, लोग कुछ छूट जाए वो अलग सा चीज़ है। पर्स छूट गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोबाइल छूट गया तो भाई बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मोबाइल से पैसा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन पर्स रहा तब मोबाइल वो नहीं बन सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आज की डेट में अगर किचन की बात किया जाए ओके, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आज की डेट में। जहाँ पे इंडक्शन चूल्हा है आपके पास, ओके, सारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। मिक्सर ग्राइंडर है, ओके, जो किचन की बात हो रही। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हम लोग पानी पीने की बात करें ओके, तो वैसे एक फ्लोर, दो फ्लोर वाले घर को, दो फ्लोर भी नहीं, एक फ्लोर वाले घर को छोड़ दिया जाए, देन विदाउट आरओ जो है कहीं भी वाटर अवेलेबल नहीं है। ऑल ऑफ यू नो ओके। अगर वहाँ पे दो फ्लोर तीन फ्लोर गांव है तो तब तक चल गया, कंबाइंड फैमिली है। लेकिन आप पटना जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे ओके, जहाँ पे 20 मंजिला इमारत है, 30 मंजिला इमारत है, देन इन दैट केस जो है पानी पहुँचाना वहाँ तक पॉसिबल है। पानी पहुँच रहा है, बट साफ सुथरा पानी पहुँचाना दैट इज नॉट पॉसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ओके, इन दैट केस हम लोग आरओ पे डिपेंडेंट हो गए। आरओ पे डिपेंडेंट हो गए यानी कि हम लोग जो है वाटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हो गए। इलेक्ट्रिसिटी खत्म, पानी खत्म। ओके, अदरवाइज फिर पैसा लगाइए आप, आपको जो है आरओ जैसा पानी जो है आपको बॉटल में ला के देगा। गॉट इट? देन electricity is our second priority in our day to day life. That is very important. Now दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड हैं जिसका रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, लाइक इंडस्ट्रियल लोड है ओके, जहाँ पे बल्क इलेक्ट्रिकल पावर इज रिक्वायर्ड होना चाहिए, है ना, जस्ट फॉर द प्रोडक्शन। ओके, ये जीडीपी की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी के ग्रोथ को बढ़ा रहा है, यानी कि इंडिया को वो सपोर्ट कर रहा है, हमारे देश को सपोर्ट कर रहा है। नहीं, ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिंपल आगे कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है, अगर हम लोग कमर्शियल लोड को देखें ओके, अगर हम लोग कमर्शियल लोड को देखें देन इट आल्सो रिक्वायर्स रिलायबिलिटी,
लाइक द कंटिन्यूटी ऑफ पावर, नहीं, कंटिन्यूटी ऑफ पावर, वहां पे पावर का कंटिन्यूटी चाहिए। ओके, लाइक ऑफिस, शॉप, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल। ओके, हम लोग यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते हैं हॉस्पिटल को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी। नहीं, हम लोग इंडस्ट्रियल कमर्शियल लोड बात की है ना। अगर हम लोग किसी तरह का डोमेस्टिक लोड बात करते हैं, देन all the load were operated by an electrical power। जैसे डोमेस्टिक में हमारे पास फैन है, ओके, माइक है, माइक लाइक दैट, ओके, स्मॉल मोटर है, ओके, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, आरओ है, आयरन है। ये सारा जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिना जो है पॉसिबल नहीं है। देन इलेक्ट्रिसिटी प्ले द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ यानी कि डेली की रोजमर्रा लाइफ में। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कि आज की डेट में मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले लोग तो एक स्टेप भी नहीं चल सकते भाई। लाइट नहीं है, खाना नहीं बनेगा, लाइट नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, लाइट नहीं है, लिफ्ट नहीं चलेगा, लाइट नहीं है, पानी नहीं चलेगा, लाइट नहीं है, मोटर नहीं चलेगा। ओके, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। तो आज की डेट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को अपने लाइफ का एक अहम पार्ट बना लिए, इम्पोर्टेंट पार्ट बना लिए, यानी कि इस पे हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट हो गए। अगर इन्हें रिसेंट डे बात किया जाए, हाल के समय में, हाल के दिनों में, तो जितने सारे एग्रीकल्चरल प्रोसेस हैं, ओके, वो सारा जो है इलेक्ट्रिकल पावर पे डिपेंड हो गए। लाइक द इरिगेशन, है ना, ट्रेसिंग। आप जानते हैं, आप गांव के माहौल से अगर बिलोंग करते हैं तो ये सब नाम सुने होंगे, थ्रेसिंग वगैरह, है ना। तो ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होते चला गया। देन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं फिर से कि इरिगेशन, जो हमारा भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, इन दैट केस जो है वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है। गॉट इट। इस पे आप जितना लिखना चाहें आप लिख सकते हो, जितना फोकस करना चाहें फोकस कर सकते हो। ओके, जितना भी आप लिखो वो कम है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंस के बारे में, हमारे अपने डे टू डे लाइफ के बारे में। ओके, देन हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी सिटीजन इन ए डेली लाइफ। ओके, इट इज वेरी नेसेसरी। ओके, शुरू में क्या था, जब आज़ादी का समय था तो यह कुछ था, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जीरो था भी तो कुछ एक घरों में, महाराजा घर में या अंग्रेज के घर में होता था। बट नाउ डेज इलेक्ट्रिसिटी आपका घर घर पहुंच गया। आपका सरकार, आपका देश, आपके राज्य में, आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में घर घर पहुंचा हुआ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गया। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी से जो है लाइफ स्मूथ चल रहा है। ओके, लाइफ स्मूथ चल रहा है इन द सेंस कि जो भी आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास, आप सब सुविधा ले सकते हैं, आई थिंक। ओके, नाउ अब आपको ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है। नहीं, then this is just another introduction of importance of the electricity in our day to day life। ओके, नाउ अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जनरेशन के बारे में बात करें, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जो जनरेट कर रहे हैं, जनरेटेड बाय द कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। हम लोग एनर्जी को कन्वर्ट करके, एनर्जी को अवेलेबल कर, जो भी हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है उसको कन्वर्ट करके हम लोग जनरेट करते हैं। जो भी हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ different natural resources। Natural resources, all of you know? Okay, just give me the example of natural resources।
Anyone? Not anyone. Air, coal, water. Very good. River. Very good. Okay. Or chemical energy of fuels. Sunlight. Very good. ओके, तो ये सब सारे जो है रियलिटी है, यही सब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज में कोल, वाटर जो भी हो गया आपका, फॉसिल्स फ्यूल हो गया। ओके, सारा नेचुरल रिसोर्सेज है जो किसी भी फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, गैसियस के फॉर्म में है, या न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में। तो ये सारे जो है नेचुरल आपका जो है रिसोर्सेस है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है जो भी एनर्जी अवेलेबल है यहाँ पे, उस एनर्जी को जो हम लोग कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग ऑब्टेन करते हैं, है ना। देन यहाँ पे जो पावर जनरेशन का मेथड है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस प्रेजेंट इन इंडिया। ओके, हमारे पास जो इंडिया में सोर्सेस हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर जनरेशन का मेथड है, उसमें से एक मेथड है हमारे पास कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड जो भी हमने सिलेबस में बात किया अभी तक, दैट इज थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर स्टेशन, ये सब सारा जो आपका कन्वेंशनल है। अब सोचो, ये सारे में जो यूटिलाइज हो रहा है, ओके, थर्मल है तो वहाँ पे वाटर हो रहा है, स्टीम हो रहा है, कोल है, एयर है, ये सब का इस्तेमाल हो रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है तो वाटर का यूटिलाइज हो रहा है, न्यूक्लियर है तो यूरेनियम वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो ये कन्वेंशनल मेथड ऑफ पावर जनरेशन के अंतर्गत आ रहा है। फॉसिल फ्यूल है, दैट इज द डीजल। ओके, सारा कन्वेंशनल मेथड। तो इस मेथड में, पावर जनरेशन के इस मेथड में रिक्वायरमेंट क्या क्या है, लाइक द प्राइम मूवर। प्राइम, प्राइम मतलब सबसे पहले, पहला, मूव करने वाला मतलब मूवर, इस वन। जैसे आप जनरेटर वगैरह शादी में देखते हैं घर में, ओके, जो आप हैंडल से मूव करते हैं, दैट इज द प्राइम मूवर। ओके, प्राइम मूवर जिसके द्वारा जनरेटर को रोटेट कर रहे हैं हम लोग, जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं। ओके, जैसे प्राइम मूवर का एग्जांपल दे सकते हैं स्टीम इंजन, ओके, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, ओके, डीजल इंजन, हाइड्रोलिक टरबाइन, वाटर टरबाइन, ये सारा एग्जांपल जो है आपका, वो सारा एग्जांपल जो है प्राइम मूवर के एग्जांपल। इसमें ये सारा प्राइम मूवर क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल मशीन को, जनरेटर को या अल्टरनेटर को रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि ये जनरेटर या अल्टरनेटर में प्राइम मूवर इनपुट का काम करता है, चाहे कोई भी हो। ओके, इन दैट केस जो है ये क्या करता है, सिंपल, इट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इट्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गॉट इट। नाउ अगर हम लोग कन्वेंशनल मेथड ऑफ पावर जनरेशन का बात करें, देन दैट इज द थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, डीजल, लाइक दैट। ओके, ये सारा कन्वेंशनल मेथड ऑफ पावर जनरेशन। अब अगर हम लोग नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ पावर जनरेशन का बात करें, ओके, नॉन कन्वेंशनल यानी कि जहां प्राइम मूवर का रिक्वायरमेंट नहीं, इट डज नॉट रिक्वायर प्राइम मूवर। ओके, तो वहां पे हम लोग नॉन कन्वेंशनल मेथड जो हम लोग बात कर रहे हैं, आपके पास सिलेबस में नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ जनरेशन भी है, वही नॉन कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ पावर जनरेशन है, जिसमें फर्स्ट है हमारा मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, MHD। ओके, जो इस पे बहुत ज़्यादा आज की डेट में वर्क हो रहा है। सोलर सेल, नहीं, सोलर सेल,
थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन, वेरी गुड जय। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन, थर्मो आयोनिक जनरेशन, विंड पावर जनरेशन, जियोथर्मल पावर जनरेशन, टाइडल पावर जनरेशन, बायोमास। ओके, ये सब सारा जो एग्जांपल है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का एग्जांपल। ओके, नाउ अगर हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी का बात करें, ओके, सोर्सेज ऑफ एनर्जी का अगर हम लोग बात करें, देन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज, बहुत सारे तरह का। ओके, जिसमें हमारे पास सन है, विंड है, जियोथर्मल एनर्जी है, ओशियन टाइड से मतलब समुद्र का ज्वार भाटा वगैरह जो है, ओके, एंड वेव्स, वाटर है, फ्यूल्स है, एटॉमिक एनर्जी। तो अगर हम लोग ओवरव्यू देखना चाहें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज के बारे में, दैट इज द सिलेबस ऑफ योर 1.2। ओके, अगर ओवरव्यू देखना चाहें कि ये सब एक्चुअली है क्या, ओके, जस्ट ओवरव्यू मतलब कि ऊपर ऊपर व्यू कर लिए। ओके, हम लोग डिटेल्स में देखेंगे एक एक करके, हमारे पास सिलेबस में प्रेजेंट्स है, ओके, जिसको हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ फर्स्ट में जो हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज द सन। सन के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेट होता है वो क्या है हमारा, सोलर सेल ऑपरेट हो रहा है, नहीं, सोलर सेल। देन हमारे लाइफ में जो है, सन को कहा गया है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑल ऑफ यू नो दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे पहले कोई भी हमारा एनर्जी सोर्स है ही नहीं। देन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग सन का देखें कि एनर्जी जो रेडिएट हो रहा है वो किस फॉर्म में होता है, एनीबॉडी नो अबाउट द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन, वो किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, ओके, किस फॉर्म में होता है, टेल मी। इलेक्ट्रिकल, नो नो, कौशल जैकर। ओके, तो क्या लिख रहे हैं जय, सन से एनर्जी मैकेनिकल कब से मिलने लगा भाई, डू यू नो अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी? The energy radiated by the sun is in the form of wave form, very good, है ना, wave form, that is the electromagnetic wave। ओके, जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है। ओके, तो एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में है, ओके, विच कैन यूटिलाइज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के जनरेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, बट दिस मेथड इज इनकन्वेनियंट। ओके, इनकन्वेनियंट इसलिए, ओके, इनकन्वेनियंट हम लोग क्या सुविधाजनक है, क्यों, क्योंकि ये जो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया। ऑफकोर्स हम लोग सन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बाय यूजिंग द सोलर प्लेट। ओके, तो सोलर प्लेट जितना ज़्यादा आप एरिया बनाएंगे उसका, ओके, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ऑल ऑफ यू नो, आप आज की डेट में देखते हैं बहुत सारे घरों में, बहुत सारी जगह, ये देवघर वगैरह में देखेंगे, ओके, पूरा आपको दिखेगा ना 15-20 एकड़ में पूरा सोलर प्लेट फैला हुआ है। या बहुत सारे शहर में देखेंगे जहाँ पे पूरा सोलर प्लेट ही लगा हुआ। हाल में जो है सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, ओके, नरेंद्र मोदी साहब ने, आपने देखा हो वहाँ पे पूरा सोलर प्लेट बिछा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये नेचुरल सोर्सेस है, प्राइमरी सोर्सेस है,
वन टाइम इन्वेस्टिंग है ना, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है बहुत ज़्यादा एरिया का रिक्वायरमेंट। ओके, बहुत ज़्यादा एरिया का रिक्वायरमेंट है, उसके साथ साथ उसको स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा बैटरी का ज़रूरत है, उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए। और बैटरी का हम लोग इतना छोटा छोटा साइज बनाते हैं, तब तो वो हो जाता है 20,000, 30,000, 40,000 का हो जाता है बैटरी, जो मात्र 12 वोल्ट का 150 एम्पियर आवर, 220 एम्पियर आवर का होता है। और सोचो उससे जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है, एनर्जी जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं, दैट इज इन लार्ज स्केल, वाइड स्केल। ओके, इन दैट केस एनर्जी को स्टोर करना दैट इज वेरी टफ, और डायरेक्टली आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट फिर भी हम लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, एट नाइट, नाइट में सूरज नहीं है हमारे पास, नहीं। अगर 24 आवर जो है सन का रेज होता, ओके, 24 आवर अगर सन का रेज होता, देन इट इज फार बेटर देन एनी अदर एनर्जी सोर्सेस, क्योंकि इससे बेस्ट दुनिया में कुछ था ही नहीं। फिर हम लोग क्या करते, अपने छत पे एक सोलर प्लेट लगा लेते। ओके, और उस सोलर प्लेट को लगाने के बाद जो है हम लोग वहाँ पे उसको ऑपरेट कर लेते। ओके, हाँ, डीसी करंट ऑपरेट होता है, डीसी ऑपरेट होता है, बट हम इन्वर्टर लगा लेते हैं। ऑफकोर्स हम लोग अपने घर में लगाए हुए भी है ना, इन्वर्टर लगा के जो है उसको डीसी को एसी में बदल के हम लोग सारे इक्विपमेंट को रन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम लोग क्यों सोचे। सन जो है हमारे यहाँ 24 आवर्स नहीं होते हैं, हमारे यहाँ सालों भर धूप नहीं होता है डे टाइम में, है ना, सालों भर धूप नहीं होता है। देयर मे बी द क्लाउडी स्काई, है ना, बादल छाया हुआ रहता है। ओके, देयर मे बी इवनिंग टाइम, ओके, देयर मे बी क्लाउडी, यहाँ पे बारिश, रेनी सीजन। ओके, देन इट कांट बी अडॉप्टेड इन दैट वे, ओके, इन क्लाउडी स्काई और एट नाइट। ओके, तो हम लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है। अब इसका अगर साइज का बात करें, देन साइज ऑफ सच प्लांट इज इन द रेंज ऑफ नियर अबाउट 2 to 10 किलोवाट, 2 से 10 किलोवाट। ओके, जो इसका साइज होता है। नौ, ये ओवरव्यू था सन के बारे में, है ना। अब अगर हम लोग विंड के बारे में बात करें, विंड, ओके, विंड के बारे में अगर बात करें, हवा, तो विंड के पास सफिशिएंट एनर्जी होता है ना, विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन विंड मिल्स टू ड्राइव द स्मॉल जनरेटर। ऑफ कोर्स हवा चलेगा, आपने देखा होगा, है ना, जो पवन चक्की घूमते रहता है ऐसे ऐसे करके, देखा देखा आपने। और अपने यहाँ नहीं देखा होगा तो मैं आपको बेस्ट जगह बताता हूँ। अगर आप साउथ मूवी देखते हैं, तो साउथ मूवी में आपको जो है बहुत बार सीन क्रिएट होता है, बहुत सी जगह पवन चक्की लगा होता है, देखा है, बहुत सारी जगह आपको पवन चक्की मिलेगा साउथ मूवी में। ओके, जहाँ पे जो है लड़ाई झगड़ा होता है और जहाँ पे हीरो के पैर रखने से आंधी तूफान आ जाता है, वो भी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई, साउथ मूवी का जो हीरो है। नहीं समझे, वहां पे भी जो लोग पैर रखते हैं तो भूकंप आ जाता है, आंधी तूफान चलने लगता है ना। देन those are also the best sources of energy, बट इसको हम लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते। वेट, सब बताएंगे। ओके, नाउ, तो जो भी विंड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, दे हैव सफिशिएंट एनर्जी, इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन विंड मिल्स जस्ट टू ड्राइव द स्मॉल जनरेटर। जिस स्मॉल जनरेटर को जो है
हम लोग यूज़ कर सकते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए, ओके, कंटिन्यूअस यूज़ करने के लिए, ओके। यहाँ पे इसको कोई ऑपरेटर का ज़रूरत नहीं, ओके, इसको कोई ज़्यादा मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं, ज़्यादा रिपेयरिंग का ज़रूरत नहीं, ओके। विंड के साथ एक बार एडजस्ट कर दिए जनरेटर, हाँ सिर्फ एयर, विंड, ओके। तो विंड के साथ हम लोग जो है लगा दिए भाई स्मॉल जनरेटर्स, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, बैटरी को सप्लाई कर रहा है कंटिन्यूसली, ओके। नो मेंटेनेंस, नो ऑपरेटर, नो एनी रिपेयर। यहाँ पे जनरली जो हम लोग विंड मिल इस्तेमाल करते हैं वो दो तरह का होता है। एक डायरेक्ट एक्टिंग विंड मिल्स होता है, यानी कि डायरेक्टली लगा दीजिए, ओके। और दूसरा होता है गियर टाइप विंड मिल्स। गियर टाइप विंड मिल्स, टरबाइन, टरबाइन हम लोग बोल सकते हैं, बट टरबाइन हम लोग बेसिकली बोलते हैं, ओके, जो जनरेटर के द्वारा, मोटर के द्वारा लगा रहता है, ओके, उसको हम लोग टरबाइन बोलते हैं। जहाँ पे टरबाइन जो है दैट इज द प्राइम मूवर ऑफ एनी जनरेटर, हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे विंड के द्वारा हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, देन दैट इज द स्पेशल नेम, दैट इज द विंड मिल्स, ओके। तो विंड मिल्स, तो अगर हम लोग जो है गियर टाइप विंड मिल से बात करें, ओके, देन गियर टाइप विंड मिल्स सूटेड फॉर द रीजन ऑफ हाई स्पीड विंड मिल्स, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड है, जिसे हम लोग गियर कब लगाते हैं, साइकिल में आप गियर देखते हैं, क्या आप धीरे धीरे चल रहे हैं तो गियर वाला साइकिल देखा है ना आपने, बाइक छोड़, गियर वाला साइकिल देखा है आपने, क्या धीमा स्पीड होता है तो उसमें गियर चेंज करते हैं हम लोग, टेल मी, नो, ओके। बाइक अगर आपका लो स्पीड पे चल रहा हो तो क्या गियर जाएगा हाई गियर पे, या गियर चेंज होगा, नो, ओके। उसी तरह सारे इंजन में है जहाँ भी गियर वाली बात होती है, ओके। देन ये उसी तरह गियर टाइप विंड मिल्स जो है दैट इज सूटेड फॉर द रीजन ऑफ हाई स्पीड विंड मिल्स, एंड जो डायरेक्ट एक्टिंग विंड मिल्स है दैट इज सूटेड फॉर द रीजन्स ऑफ लो और मॉडरेट स्पीड विंड्स, ओके। लो या मॉडरेट यानी कि हवा आपका कम स्पीड है, हवा का बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, इन दैट केस दैट इज द डायरेक्ट एक्टिंग विंड मिल। उसमें किसी तरह का गियर नहीं लगा रहे, बिकॉज गियर लगाएंगे तो और वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर ले, और वहाँ पे जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी विंड एनर्जी आ रहा था वो कम हो जाएगा। देन दैट इज द डायरेक्ट एक्टिंग विंड मिल्स एंड गियर टाइप विंड मिल्स, ओके। सारे को हम लोग डिटेल्स आगे देखेंगे, दिस इज जस्ट द ओवरव्यू ऑफ द एनर्जी सोर्सेज। नाउ अगर जियो थर्मल एनर्जी बात करें, जियो थर्मल एनर्जी, देन मतलब अर्थ के गर्भ में रहने वाला हीट एनर्जी, सिंपल, अर्थ के गर्भ में, अर्थ के कोर में रहने वाला थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल ही हुआ ना, गॉट इट। देन द अर्थ जो है, अर्थ के पास मॉल्टेन मॉल्टेन कोर है, मतलब अंदर जो आपका देखते हैं जनरली, ओके, वॉल्केनिक, ओके, वॉल्केनिक आप देखेंगे ये ज्वालामुखी वगैरह में, उसमें वॉल्केनिक इरप्शन में, देन इन दैट केस मटेरियल जो है कुछ ना कुछ अर्थ के बॉल से निकलते रहता है, ओके, वहाँ पे कुछ ना कुछ मॉल्टेन लिक्विड वगैरह निकलते रहता है। तो यही जो वॉल्केनिक एक्सप्लोजन होता है, ओके, वो स्टीम वेंट क्रिएट करता है, यानी कि वहाँ पे जो लावा निकल रहा है, गर्म लावा वगैरह निकल रहा है, हीट एनर्जी है, ओके, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग स्टीम वेंट मतलब होता है नोजल टाइप का, ओके, और हॉट स्प्रिंग, ओके, यानी कि वहाँ पे स्टीम वेंट हो रहा है, हॉट स्प्रिंग हो रहा है, ओके। देन हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी क्रिएट करते हैं
दैट इज द जियोथर्मल एनर्जी, जिसको डिटेल देखेंगे हम। ओके, इन द केस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, है ना, ये सारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। और जिसमें जो है, लेकिन ये हमारे इंडिया में चूंकि यहाँ पे नहीं है। ओके, इंडिया में ज्वालामुखी है ना भाई, एक सुसुप्ता ज्वालामुखी, अगर आप लोग को याद होगा, जनरल नॉलेज पता है, मुझे तो नहीं आता है। ओके, इंडिया में ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है, टेल मी, कहाँ है बताओ, जहाँ से मैग्मा लावा वगैरह निकलते रहता है। ज्योग्राफी में पढ़े थे। मुझे नहीं लगता है कि उस तरह का ऑपरेशनल प्लांट है जियोथर्मल एनर्जी पे बेस्ड। ओके, इंडिया में नहीं, जियोथर्मल एनर्जी पे बेस्ड प्लांट हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस तरह का ज्वालामुखी नहीं है जो कंटिन्यूसली मैग्मा लावा उगल रहा है, मुंह से उसके निकल रहा है, उसके बॉल से निकल रहा है, अर्थ के बॉल से निकल रहा है। ओके, बट फिर भी हम लोग इसका ऑपरेशन वगैरह डिटेल्स वगैरह पढ़ेंगे, दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर सिलेबस, है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ओशियन टाइड्स है। ओशियन, OCEAN, ओशियन टाइड्स और वेव्स है। ओके, जहाँ पे देयर इज ए ट्रेमेंडस एनर्जी इन ओशियन टाइड्स एंड वेव, मतलब बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी है। ओके, बहुत ज्यादा एनर्जी, अत्यधिक एनर्जी है, कहाँ, ओशियन टाइड्स में और वेव में, समुद्र में, समुद्र के ज्वार भाटा में, वेव्स में। लेकिन बट इट इज वेरी डिफिकल्ट to utilize this power for the generation of electrical energy। अब देखते हैं, समुद्र का लहर देखे हैं, समुद्र का वेव, आपने देखा है भाई, कहाँ देखा है हमें ज्योति, आपने मतलब मूवी में या इंडिया में अवेलेबल है? इंडिया में अवेलेबल है नहीं है ना, तो समुद्र तो भाई इंडिया में तो है ही ना, बहुत ज्यादा है। मुंबई में देखी है मैं ज्योति, देखी। ओके, समुद्र की लहरें में गए हैं कभी? नो, कोई नहीं जो समुद्र के लहर के साथ खेले हैं। यस, किनारे पे, ऑफकोर्स किनारे पे ही खेल सकते हैं, है ना। नहीं तो पता चला अपने लपेटा में लेके वो अपने गोद में ले लेगा, अपने गर्भ में लेगा, और इंसान की मौत हो जाती है उस कंडीशन। चलो, आज की डेट में अगर वहां नहीं जा सकते हैं, उसको फील करना है, ओके, तो बहुत सारा जो है आपका वाटर पार्क बन गया है इंडिया में, जहाँ समुद्र का लहर, समुद्र का वेव जो ओशियन टाइड्स डेवलप्ड करता है। ये आपने देखा है, आपके हाइट से जो है 5-5 फीट, 10-10 फीट ऊपर, है ना, समुद्र का वेव बनाता है। आप उसमें जाएंगे, आपको उठा के फेंक देगा इधर। देखा या नहीं देखा आपने? ये भी नहीं देखा है? अरे वाह, सब वाटर पार्क गए हैं भाई, अच्छा है। ओके, तो हम लोग जो है ओशियन टाइड्स, ओके, ओशियन टाइड्स और वेव में जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है, ओके, उसको बहुत डिफिकल्ट है पावर को यूटिलाइज करने के लिए, या पावर को जनरेशन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओनली ए फ्यू फेवरेबल पॉइंट है जहाँ पे ज्योग्राफी, है ना, वेयर द ज्योग्राफी ऑफ एन इनलेट एंड आउटलेट ऑफ वाटर। ओके, ज्योग्राफी उसका जो है वाटर का इनलेट और आउटलेट जो है, ओके, वो उसके बारे में जो है, मतलब क्यों, कुछ फेवरेबल पॉइंट है जहाँ पे हम लोग जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लार्ज स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, दैट इज द ओशियन टाइड्स एंड वेव, जहाँ पे भी जो है समुद्र का लहर, समुद्र का वेव जो एक एल्टीट्यूड पे, हाइट पे है, या वहाँ पे हाइट बनता है, इन दैट केस वहाँ पे हम लोग जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, जहाँ से हम लोग एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इंडिया में हमारे पास है टाइडल एनर्जी एग्जिस्ट करता है 1200 मेगावाट का।
ओके, जो गुजरात में, गुजरात के कच्छ में है ना, गल्फ ऑफ कच्छ, ओके, इन द गुजरात 1200 मेगावाट का है। उसी तरह आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में है, क्या नाम है, सुंदरबन। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में है जो आपका 100 मेगावाट का है। गॉट इट। तो ये टाइडल एनर्जी इंडिया में है, जिसको हम आगे फिर से पढ़ेंगे कि टाइडल एनर्जी से जो है हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सबका एक ही है ना, जितने सारे कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं, चाहे आपका थर्मल पावर प्लांट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, गैस हो, डीजल हो, ओके, ओशियन हो, अगर वहां पे जनरेटर लगा हुआ है, सोलर प्लेट को छोड़ दो, एमएचडी को छोड़ दो, तो उसके साथ जो है टरबाइन लगा हुआ है। बिहार में नहीं है निरंजन सर, ओके, उसके साथ टरबाइन लगा हुआ है, चाहे वो वाटर टरबाइन हो या स्टीम टरबाइन हो या गैस टरबाइन, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ऑपरेट होता है, ओके, और एनर्जी क्रिएट होता है, वो जनरेटर से अटैच होता है। ये जितने भी सारे एनर्जी सोर्सेज देख रहे हैं, ओके, सबका काम क्या है, ओके, अल्टरनेटर या जनरेटर को मूव करवाना, टरबाइन को एक्चुअली मूव करवाना। टरबाइन जितना ज़्यादा मूव करेगा, ओके, उतना ज़्यादा जनरेटर आपका मूव करेगा, और जितना ज़्यादा जनरेटर मूव करेगा उतना ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप होगा, कुछ एक को छोड़कर, है ना। जहाँ एमएचडी है, ओके, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, ओके, सोलर सेल है, ओके, यहाँ पे जनरेटर वगैरह नहीं लगती, ये खुद ही एक सोर्स है। ओके, तो हम लोग अगर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाँ, मेन पार्ट, बट जहाँ पे रोटेटिंग पार्ट है, वहाँ पे जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ओके, जहाँ पे आपका जो है एक अल्टीट्यूड है, एक प्रेशर है, वेलोसिटी है, ओके, वहाँ पे जैसे टाइडल में जो है वेलोसिटी है, प्रेशर है, हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी, तो हम लोग उसका यूटिलाइज करते हैं टरबाइन को मूव करवाने में। ओके, विंड है, विंड के पास प्रेशर है, वेलोसिटी है, तो उसका भी हम लोग यूज करें टरबाइन को मूव करें, जिसको पवन चक्की कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट रिसोर्सेज पे अगर बात करें, देन दैट इज द वाटर। ओके, तो वाटर एट हाई प्रेशर कैन बी यूज्ड टू रन द वाटर टरबाइन। ओके, अगर वाटर को हम लोग हाई प्रेशर पे रखें तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं वाटर टरबाइन को रन करने के लिए, वो वाटर टरबाइन जो आपका अल्टरनेटर के साथ कपल्ड है। ओके, ये हमारा अल्टरनेटर है। ओके, तो अल्टरनेटर के द्वारा जो है फ्लाई व्हील से कपल्ड होता है एक जनरेटर। ओके, और ये टरबाइन हो गया हमारा। हम लोग टरबाइन को इस तरह से दिखाते हैं बेसिकली, दिस वन। ओके, नाउ, तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि जो वाटर आपका हाई प्रेशर पे यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, उसका यूज कर रहे हैं वाटर टरबाइन को रोटेट करने में, है ना, रन करने में। जो वाटर टरबाइन आपका जो है, हाँ, शाफ्ट शाफ्ट के साथ कपल्ड होता है, जैसे पढ़ेंगे मशीन में डिटेल से, डोंट वरी। ओके, कपल्ड होता है अल्टरनेटर के साथ, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। दिस मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज मोर पॉपुलर, सबसे ज़्यादा अच्छा है, पॉल्यूशन लेस है, ओके, किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं है, लो मेंटेनेंस है, लो रिपेयरिंग है, मोर रिलायबल हो सकता है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस। ओके, बट इसका इनिशियल कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। ओके, इनिशियल कॉस्ट, हम लोग जब कॉस्टिंग का बात करते हैं, कहीं भी कुछ भी लगाते हैं, तो हम लोग उसका इनिशियल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट का बात करते हैं। ओके, तो कहीं कहीं किसी इक्विपमेंट का जो है रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे एक गाड़ी खरीदो आप, तो गाड़ी खरीदेंगे तो जो भी इनिशियल कॉस्ट है, ओके, तो इनिशियल कॉस्ट इसमें ज़्यादा है, किसमें, डीजल का या पेट्रोल का आप खरीदो, तो डीजल में इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है।
बट रनिंग कॉस्ट एज कंपेयर टू पेट्रोल क्या है, वो कम। ओके, बट अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेंगे बैटरी ऑपरेटेड, तो उसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट रनिंग कॉस्ट हमारा बहुत बहुत कम है, क्योंकि उसमें डीजल और पेट्रोल का रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो है इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, रनिंग कॉस्ट नहीं के बराबर। एक बार लग गया तो लग गया। ओके, उसका लाइफ अब 15 साल 20 साल कुछ नहीं हो सकता। नो, अब अगर लोग फ्यूल्स का बात करें, ओके, तो एनर्जी का मेन सोर्स हमारा फ्यूल ही है। ओके, फ्यूल है जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, जैसे हमारे पास कोल है, ऑयल है, कोल गैस है, नेचुरल गैस है। ओके, ये सारा आपका जो है फ्यूल्स है। ओके, नो, अब यहाँ पे जो हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ द कन्वर्सन ऑफ कोल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम लोग कोल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। ओके, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम लोग किस तरह से कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं डीजल पावर प्लांट में, डीजल पावर स्टेशन में, कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टीम पावर प्लांट में। ओके, तो ये सारा हम लोग देखेंगे आगे डिटेल्स में। ओके, डिटेल्स में देखेंगे कहाँ, स्टीम पावर प्लांट में। दिस इज जस्ट ओनली द ओवरव्यू, मैंने पहले ही बात किया था। ओके, नो, अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोल वगैरह फ्यूल वगैरह मेन सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ना, लेकिन इसका जो है अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो गया है। ओके, अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो गया है, क्यों? क्योंकि हो सकता है फ्यूल वगैरह जो आने वाले 20 साल में समाप्त हो जाए। ओके, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट कोल वगैरह जो है, डीजल वगैरह को हम लोग ऑटोमोबाइल कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं डीजल को, कोल का हम लोग इस्तेमाल और कहीं कर सकते हैं। ओके, इन दैट केस जो है हम लोग को इसको सेव करने की ज़रूरत है। इन दैट केस यही कारण है कि ऑटोमोबाइल में डीजल को सेव करने के लिए हम लोग बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स ला रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, जियोथर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, ओशियंस एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, टाइडल कर रहे हैं, लाइक दैट। ओके, तो एमएसडी कर रहे हैं, है ना। तो ये सब हम लोग यूज़ करके जो है हम लोग कोल को सेव कर सकते हैं, डीजल को सेव कर सकते हैं, एक्चुअली फॉसिल फ्यूल्स को सेव कर सकते हैं, है ना। तो बट ये सब जो स्टीम पावर प्लांट वगैरह जो है उसका एफिशिएंसी बहुत कम होता है, मैक्सिमम इसका 28% एफिशिएंसी होता है। ओके, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, है ना। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है, जहाँ पे जो है कोल को जो है स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए। ओके, आप देखते हैं कि आपका ट्रेन पे जो है 20-20 बोगी, 40-40 बोगी एक बार कोल जाता है नहीं। जहाँ भी पावर प्लांट है बाढ़ के आसपास देखेंगे वहाँ पे आपका कोल हमेशा उतरते रहता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कोल को जलने के बाद डंपिंग ऐश जो है, जो भी ऐश है उस ऐश को फिर कहीं ना कहीं आपको जो है ब्यूरिड करना होता है, दफनाना होता है। ओके, वो भी हमारा गर्म स्टेट में होता है। ओके, उसको भी स्टोर करने का प्रॉब्लम, फिर ब्यूरिड करने का प्रॉब्लम। हालांकि आज की डेट में इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। पहले लोग समुद्र वगैरह में डाल देते थे, है ना, राख वगैरह कोयला का, बट वो इतना ज़्यादा गर्म होता था कि उससे जो है जलीय जीव जंतु को जो है प्रॉब्लम होने लगा, वो मरने लगे। तो सरकार ने जो है उनको सेव करने के लिए फिर उसको जो है ऐश को ईटा भट्टी में यूज़ करना शुरू कर दिया। ओके, जिसको आगे हम लोग और डिटेल करेंगे, डोंट वरी, है ना। तो यहाँ पे इस इसका डिसएडवांटेज है। ओके, इसमें कुछ कुछ सारे का जो है अपना अपना फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू है। ओके, कोल का अपना है, गैस का अपना है। ओके, तो ये सब आपका जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ओके, आगे हम लोग फ्यूल में जो है थर्मल पावर प्लांट यूटिलाइज कर रहे हैं, हाइडल पावर प्लांट यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, जो हम लोग जो है पीक लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स
वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सेकेंड ट्रांसमिशन कैपेसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी आज की डेट में जो है सबसे बेहतरीन ओके इलेक्ट्रिसिटी को बिल्डअप करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है, बट दैट इज वेरी वेरी हजार्डस। अगर एक बार जो है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी जो है लीक हो गया, इन दैट केस वहाँ पे उस एरिया में रहने वाले आसपास के रेडियस में ओके बहुत सारे लोग जो है ओके अपंग हो जाएंगे, सिंपल। ओके, जैसे जापान में आपको याद होगा ओके एक बार जो हिरोशिमा पे 1945 में ओके जो परमाणु बम गिरा उसका इफेक्ट अभी तक है। ओके, तो वो भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन वहाँ भी था, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, यहाँ पे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है ओके न्यूक्लियर प्लांट में। बट हम लोग की मजबूरी है, उसको यूज़ करते हैं बाय, बट हम लोग जब यूज़ करते हैं दैट इज बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल शील्डिंग, है ना, रेडियो एक्टिव शील्डिंग। किस तरह से शील्ड करते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज बाय यूजिंग द यूरेनियम। यूरेनियम का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद बहुत सारे हीट एनर्जी लिबरेट होते हैं ओके, और उसी हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट में हीट एनर्जी बिल्डअप करते हैं कोयला के द्वारा, यहाँ पे हीट एनर्जी बिल्डअप कर रहे हैं यूरेनियम के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं ओके, और जो भी दूसरे रेडियो एक्टिव मटेरियल से उसका इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट। नाउ यहाँ पे यूरेनियम के साथ एडवांटेज क्या है, कहा जाता है कि जो 1 kg ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल है दैट इज इक्विवेलेंट टू 3500 टन्स ऑफ द कोल, वेस्ट कोल। नोट्स में आपका गलती से 2500 लिखा गया, उसमें 35 कर लेंगे ओके। तो वहाँ पे जो पावर स्टेशन है, या अगर हम ये सब को इस्तेमाल करते हैं, है ना, देन हम लोग पावर स्टेशन को वहाँ पे इस्तेमाल करना चाहेंगे जहाँ पे वो कोल माइन से बहुत दूर है, यानी कि कोयला जहाँ से इजीली अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ओके। नहीं तो अगर कोयला इजीली अवेलेबल है तो वहाँ पे हम लोग कोल पावर प्लांट को इस्तेमाल करना चाहेंगे, है ना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हजार्डस होता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी इनिशियल होता है ओके। तो ये सारा जो है आपका एनर्जी सोर्सेस था ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी ओके। इसको देख ही लो, दैट इज वेरी ज़्यादा टेंशन नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स है, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया ओके। अब हम लोग सारे एनर्जी सोर्सेज का कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। ये सब देखो इंट्रोडक्शन है, ये आपको कहीं भी एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, एग्जाम में पूछेगा यूनिट 2 से। ये सब बस इंट्रोडक्शन है कि आप क्या क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं ओके। तो इसमें ज़्यादा हम फोकस नहीं किए हैं, जो डिटेल्स कहीं मिला है उस डिटेल्स को आपको जो है लिखवा दिए हैं, छपवा दिए हैं, सिंपल सी बात है ओके। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं, ज़्यादा फोकस आपको आगे से होगा जब आप थर्मल पावर प्लांट वगैरह पढ़ेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। नाउ अगर हम लोग एनर्जी सोर्सेज का कंपैरिजन करें, देन हम लोग कंपैरिजन जब करते हैं तो वहाँ पे पावर सोर्सेज का जो है, पावर सोर्सेज का कंपेयर करते हैं, है ना, मतलब कुछ फैक्टर को कंसीडर करते हुए हम लोग वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। वो कौन सा फैक्टर है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग एनर्जी सोर्सेज को कंपैरिजन कर सकते हैं। एनर्जी सोर्सेज को कंपैरिजन करने का मतलब क्या है कि बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है हम लोग डिफरेंट जो है पावर को, सॉरी, हम लोग बाय यूजिंग द डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हम लोग उसको आपस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं, किस फैक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज द कंपेरिजन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो हमारा जो फैक्टर है वो इनिशियल कॉस्ट है, मैंने पहले ही बताया था, रनिंग कॉस्ट है ओके, साफ सफाई है, दैट इज द सिंप्लिसिटी, क्लीनलीनेस
ओके, रिलायबिलिटी है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसका एप्लीकेशन है, एनर्जी सोर्सेज का लिमिट है। ओके, तो अगर हम लोग इनिशियल कॉस्ट देखना चाहें, ओके, तो इनिशियल कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके, उसका सबसे ज़्यादा है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। उसके बाद हमारा हाइडल पावर प्लांट का है, उसके बाद थर्मल पावर प्लांट का इनिशियल कॉस्ट, है ना। तो हम लोग मेन पे फोकस कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का इनिशियल कॉस्टिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइडल, हाइडल का फिर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थर्मल। ओके, याद रखेंगे। अगर हम लोग रनिंग कॉस्ट के बारे में बात करें तो रनिंग कॉस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सबसे कम है एज कम्पेयर टू स्टीम और डीजल पावर प्लांट। ओके, इसको थोड़ा थोड़ा करके लिखा दिया, आगे हम देखेंगे। ओके, ये पहले का नोट्स बना हुआ है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके लिखा हुआ मिलेगा। ओके, सिंप्लिसिटी और क्लीनलीनेस के बारे में जहाँ तक बात है तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है सबसे साफ सुथरा है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का डेंजरस और किसी तरह का रेडिएशन नहीं होता है, किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। रिलायबिलिटी का अगर बात करें, ओके, तो सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है आपका ऐसे, ओके, हाइडल न्यूक्लियर पावर प्लांट, लेकिन थर्मल पावर प्लांट भी रिलायबल होता है ना। रिलायबिलिटी की बात करें, सारे आपका पावर प्लांट रिलायबल हैं, भरोसा कर सकते हैं, है ना। नाउ अगर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन का बात करें तो हाइडल पावर प्लांट को हम एडॉप्ट किए हुए हैं, ओके, कहाँ पे अडॉप्ट करेंगे, जहाँ पे बहुत सारा वाटर हो, बहुत सारा वाटर हो। और थर्मल पावर प्लांट को वहाँ पे अडॉप्ट करेंगे जहाँ पे बहुत सारा कोल हो, बहुत सारे मात्रा, एबंडेंस, ABUNDANC, ओके, प्रचुर मात्रा में। ओके, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें कि इसका लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, तो न्यूक्लियर पावर जो है, न्यूक्लियर पावर जो है वो एग्जॉस्टिबल होता है एज कम्पेयर टू हाइडल पावर प्लांट, है ना। हाइडल पावर प्लांट क्या है, ओके, वो रैनफॉल के कारण फिर से वाटर स्टोर हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट आपका कोल पे डिपेंड करता है, जो कुछ साल के बाद जो एग्जॉस्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हाँ, जहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल हो। सही है। ओके, तो जैसे हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हमारा जो है न्यूक्लियर एनर्जी पे डिपेंड करता है, तो यूरेनियम खत्म भी हो सकता है। थर्मल पावर प्लांट कोल पे डिपेंड करता है, ओके, वो भी कुछ साल के बाद एग्जॉस्ट हो सकता है। बट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट दैट रिटर्न्स अपॉन द रैनफॉल, ओके, जम के बारिश हो जाएगा, आपका पानी फिर से स्टोर हो जाएगा। तो वहाँ पे हाइडल पावर प्लांट को हम लोग लिमिट नहीं कर सकते हैं, वो कंटिन्यूस यूज हो सकता है। ओके, तो ये सब हम लोग बात किए, ओके, इंट्रोडक्शन के तौर पे। बाकी अगर यूनिट 1 में जो भी मिलेगा आपको, मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगा आगे, बट अभी आपका यूनिट 1 के लिए इतना ही।